नमस्कार। आज का जो JEE का लेक्चर है उसमें आपके जो लास्ट सेशन के डाउट्स थे उसका आज हम डिस्कशन करेंगे एंड इफ इट्स पॉसिबल तो सेकंड यूनिट जो है जिसमें कैपेसिटेंस उसकी बात आती है, जो आपको होमवर्क दिया है उसके अलावा जो कुछ अलग अलग नए नए पॉइंट्स हो सकते हैं उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जो आपके लास्ट टाइम के डाउट्स थे वहाँ से हम अपना काम चालू करते हैं। तो देखिए, हमारे जो यूनिट 1 के लास्ट टाइम के जो आपके डाउट्स थे वहाँ से हम बात आगे बढ़ा रहे हैं। यूनिट 1 के अंदर जो भी डाउट्स थे उसमें से 134 145 या जो भी है, ओके। तो ये जो भी डाउट्स है, आई विश कि हमारा ये जो पर्पज़ है वो मेन पर्पज़ अपना ये होता है कि आप सभी जिस सभी के डाउट्स है वो आप सबके पता चले और वो आपको ज़्यादा सबको पता चले, तो मेरा पर्पज़ जो है वो सॉल्व होगा, ओके। और यहाँ से हम ऐसे ही काम करेंगे तो ही मुझे थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। आई विश कि इंटरनेट अपना सही तरीके से चल जाए, ओके। बिकॉज मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बतानी पड़ेंगी ताकि जो कुछ क्वेश्चंस है वहाँ पे वो फ्लक्स का एक कॉन्सेप्ट है प्लस 2-3 ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जिसके लिए वो इंटरेक्शन है वो या तो मुझे आपको कुछ बताना ही पड़ेगा। क्वेश्चन 134 से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 134 जो है वो फिगर वाला क्वेश्चन है। वैसे फिगर वाले क्वेश्चंस के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ जो है उसका पता होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन 134 है, सबसे पहले पॉइंट तो ये कि ऐसे क्वेश्चंस जनरली एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में तो पता होना ही चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो, दोनों की सिंपल प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, पहला पॉइंट। दूसरा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा मतलब वो ओवरलैप नहीं करेगा। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्पेशली नेवर फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म करेगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। एज वेल एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वन एंड या तो पॉजिटिव एंड एंटर टू द नेगेटिव, ओके। अब यहाँ पे आई होप सबके पास पेज नंबर 54 पे क्वेश्चन नंबर 134 है, उसका फिगर दिया होगा। तो वो फिगर स्क्रीन पे दिखाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सबके पास वो फिगर है। मैं फिगर में 1 बाय 1 यहाँ पे बात करता जाऊंगा, तो आई होप आप उसको इजीली कनेक्ट कर पाओगे। तो आई विश आप अपना ध्यान जो है वो बुक पे रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सिर्फ सुनते जाइएगा, कंपेयर करते जाइएगा, और कुछ ना पता चले देन यू कैन रेज योर हैंड। देखो, सबसे पहले यहाँ पे डी ऑप्शन जो है, डी फॉर दिल्ली, वो कैंसिल ही हो जाएगा ताकि वहाँ पे सर्कल्स दिए है, मतलब वो क्लोज लूप बनाता है, मतलब डी तो ऑप्शन होगा ही नहीं। बिकॉज यहाँ फिगर देखकर सीधा सीधा पता चल जाता है कि क्वेश्चन की क्वालिटी है तो क्वेश्चन क्या हो सकता है। जैसे ही फिगर देखा अपने को सीधा आइडिया आ सकता है, एंड आई विश कि एटलीस्ट सबने एक बार वो क्वेश्चन पढ़ा भी होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया, उसमें क्या एनालिसिस करना है। फिर भी जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी, which among the following curves can passively represent electrostatic field lines। सीधा ही क्वेश्चन हो गया। या तो ऐसा हो सकता है कि क्या नहीं फील्ड लाइन शो करता है, या तो ऐसा हो सकता है कि क्या है फील्ड लाइन शो कर सकता है, पर डी तो होगा ही नहीं। प्लस अगर आप देखेंगे वहां पे सी, तो सी में ऐसा है कोई एक ही जगह पे फील्ड लाइंस जो जा रहे हैं, तो दो जगह से ऐसे जा रहे हैं, तो कोई एक जगह पे वो क्रॉस कर रहा है, मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहा है या तो ओवरलैप कर रहा है, तो किसी की फील्ड लाइंस किसी के ऊपर से होकर जा नहीं सकती है, इसलिए सी है वो ऑप्शन नहीं हो सकता है। ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन में कहीं पे ओवरलैप नहीं हो रहा है, बट इफ यू नोटिस दैट वहां पे जो डॉट की बात करें तो 1 2 एंड 3, तीन डॉट आपको दिख रहा है, 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, उसमें से सेकंड नंबर वाला पॉइंट देखिए, तो सेकंड नंबर वाला पॉइंट ऐसा है जहां से अपने को ऐसा दिख रहा है कि कुछ फील्ड लाइंस आ रही है और कुछ फील्ड लाइंस जा रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब क्या, तो कि एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पे फील्ड लाइंस आ भी रही है और जा भी रही है। तो अगर आ रही है तो नेगेटिव हो सकता है, जा रही है तो पॉजिटिव हो सकता है, पर यहाँ ये पॉइंट जो सेकंड नंबर का है वहां पे आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर यानी ये वाला, और सेकंड से थर्ड की ओर यानी ये वाला, तो एक ही पॉइंट है जहां पे आ भी रहा है और कुछ जा भी रहा है, इसलिए ये भी वैलिड नहीं है। तो ए सी और डी वैलिड नहीं है। अब बी कैसे वैलिड है वो भी देख लेते हैं। इफ यू हैव नोटिस दैट बी फिगर है, वहां पे ऐसे दो आपको सर्कल दिख रहा है, अगर मैं वहां पे एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव कर दूं, यानी दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे,
तो हाँ, इसकी फील्ड रेंज ऐसे और इसकी फील्ड रेंज ऐसे जा सकती है। वैसे यहाँ पे आउटवर्ड ही दिया है तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो ही वो आउटवर्ड देगा। इसके हिसाब से इसका आंसर बी जो है वो हो सकता है। ओके, अगर इसके आंसर में आंसर समझ में आएगा, फिर भी अगर कोई डाउट हो देन यू कैन ऑल्सो आस्क। तो फिगर वाले क्वेश्चंस जो है आई ऑलवेज इंसिस्ट कि आपको पता होने चाहिए। फिगर वाले क्वेश्चन एज वेल एज ग्राफ वाले क्वेश्चंस, उसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 लेते हैं। 139 जो है 139 क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्कशन करना है। तो आई थिंक उसमें जो डाउट होगा, अगर मैं पकड़ पा रहा हूँ तो आई थिंक वो डाउट होगा जो उसने लैंग्वेज जो यूज किया है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रेशियो लेना है ड्यू टू डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का फॉर्मूला आपको याद होगा Kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर। ओके, अब Kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो अपने को पता होना चाहिए। अब अगर मान लो हम यहाँ पे छोटा सा बहुत सिंपल सा पॉइंट देखें, किसका रेशियो लेना है, डाइपोल इन द एंड ऑन पोजीशन टू दैट इन द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन फॉर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट। अब उसने जो लैंग्वेज फॉर्म किया ना, वो लैंग्वेज में अपने को डाउट हो सकता है। डाइपोल इन द, तो उस क्वेश्चन को ऐसे आप सोचिए, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द एंड ऑन पोजीशन, यानी वो पहला पॉइंट एक एंड ऑन पोजीशन, टू दैट इन द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन फॉर द सेम डिस्टेंस। अब इसी लैंग्वेज को अगर आप थोड़ा समझने का ट्राई करो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव डाइपोल हो गया। पहला पॉइंट, इन द एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन मतलब क्या, तो कि डाइपोल है वहां से मैं कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो फाइंड कर लूं, यानी मान लो यहाँ से यहाँ तक का। तो नेगेटिव चार्ज से, यानी ये मैंने यहाँ से ही डिस्टेंस लिया, फॉर एग्जांपल कोई डिस्टेंस मैंने ले लिया, तो नेगेटिव से ले सकता हूँ, मिड पॉइंट से कह सकता हूँ, पॉजिटिव से कह सकता हूँ। मान लो मैंने एक नेगेटिव चार्ज को एक पॉइंट समझा, उसको ओरिजिन समझा और उससे एंड ऑन पोजीशन मतलब वहां तक गया। तो डाइपोल के केस में ये सेम एक्सिस वाला बना, सेम एक्सिस वाला बना यानी थीटा जीरो बना, थीटा जीरो बना यानी कॉस जीरो बना, कॉस जीरो बना यानी मैक्सिमम पोटेंशियल हुआ। ओके चलो ये क्लियर हो गया। उसके बाद का पॉइंट है इन द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अब ब्रॉड साइड का मतलब क्या करेंगे, दूसरा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन फॉर द सेम डिस्टेंस, यानी ब्रॉड साइड यानी ये जो है वो एंड ऑन है। क्या ब्रॉड साइड यानी ये हो सकता है, क्योंकि ब्रॉड साइड तो अपोजिट या तो सेम एक्सिस ही बना। वो ब्रॉड साइड यानी वो ब्रॉड साइड का जो फंडा है, वो ब्रॉड साइड का फंडा क्या हो सकता है अगर हम उसको समझने का ट्राई करें। ब्रॉड बड़ा वाला ऐसा कुछ समझिए, तो जो पॉइंट है वहां से बड़ी वाली पॉइंट या तो बड़ी वाली जगह, ऐसा सोचने से अगर मैं यहां से ऐसे में जाता तो ये यहाँ पे थीटा बनाता, कॉस जीरो मैक्सिमम देता है, ये एंगल बनेगा। मान लो कॉस 60 की बन जाता है तो वो हाफ होता है, यानी जो है उससे कम वाला, हाफ वाला आया सिर्फ। पर अगर मैं इस एंगल को बढ़ाते बढ़ाते, ताकि पोटेंशियल है ना वो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जैसे थीटा थीटा बढ़ता जाएगा वैसे ही वो पोटेंशियल भी चेंज होना चाहिए। तो उसी कंडीशंस को अगर हम समझे तो ब्रॉड एंड यानी ऐसा हो सकता है। तो इस डाइपोल के कॉन्टेक्स्ट में ये उसके लिए परपेंडिकुलर बना, ये परपेंडिकुलर बना यानी cos 90 बना, cos 90 जीरो होता है, तो ये V1 कह देते हैं। और V1 के लिए आप ऐसा कह सकते हो दैट इज Kp बाय आर स्क्वायर। V2 यानी इक्वेटोरियल लाइन समझ लीजिए, V2 बन जाता है जीरो, तो V1 बाय V2 एंड दिस वन बाय जीरो, तो दिस अपॉन जीरो इट इज कंसिडर एज ए इनफाइनाइट। ओके, तो जो ब्रॉड एंड साइड लिखा है वो जो वर्ड है उसको हमें ऐसे समझना है। ओके, तो वो इसके लिए मेरे हिसाब से ये इस क्वेश्चन के अंदर कोई डिफिकल्टी जैसा है वो ये हो सकता है। उसके बाद लेते हैं 143।
143 नंबर का क्वेश्चन है। अगर शायद फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने नोट्स में एमसीक्यू अगर दिए हैं, शायद मुझे याद नहीं है, तो उसमें एक ऐसा क्वेश्चन था। वैसे ये क्वेश्चन करने से पहले वो दूसरे इसके जैसे एक क्वेश्चन है ना, उसका मैं डिस्कशन यहाँ पे कर लेता हूँ। अगर मान लो हम ऐसा एक क्वेश्चन ले कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर जो है वो आधा अधूरा दिया हुआ है। ध्यान से देखिए किस तरह से मैं बात करना चाहता हूँ। लाइक दिस, ये सिलेंडर है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है, तो इसमें से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? ऐसा एक क्वेश्चन है, शायद आपने देखा हो तो। ओके, नोट्स के अंदर एमसीक्यू है ना, तो उसमें शायद ये है। तो ये जो क्वेश्चन है उसको ऐसे समझना है कि अगर ये पूरा एक बॉडी होता, पूरा सिमेट्रिकल बॉडी होता, अगर ये पूरा सिलेंडर होता, अगर ये पूरा का पूरा सिलेंडर होता, सी ये पूरा का पूरा सिलेंडर होता, तो एज पर द फ्लक्स फॉर्मूला Q बाय एप्सिलॉन नॉट ऐसा बनता। सिंपल सी बात है। ओके, टोटल फ्लक्स वैल्यू जो है ना, उसके हिसाब से ये आइडिया है वो बन जाता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। पर ये पूरा सिलेंडर नहीं था, सिलेंडर का हाफ पोर्शन था। यानी पूरा सिलेंडर हो तो पूरे चार्ज जो है वो दैट गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन ऑल द डायरेक्शंस। अब यहाँ पे चार्ज जो है वो सिर्फ आधे में से पास हो रहा है। दैट्स वाई इट इज कंसिडर एज ए, ये जो चार्ज का वैल्यू है ना, वो हमें लेना पड़ता है Q/2 बाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर आएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट इस क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे जो दिया है ना, उसमें भी ऐसा ही समझना है। कैसे? ध्यान से देखिए। A charge Q is placed at the center of the open end of a cylindrical vessel. तो ये cylindrical vessel जैसा ही हुआ। अब cylindrical vessel जो है वहां पे उसने बताया the flux of the electric field through the surface of the vessel. अब यहाँ पे ये सिचुएशन है वही का वही, सेम टू सेम सिचुएशन इमेजिन करिए। ये चार्ज मैं यहाँ पे रखूँ या कहीं पे भी रखूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ऐसा समझा जाता है कि ये सिलेंडर जो था उसका ये आधा पोर्शन दिया। आधा पोर्शन यानी फिर से ऐसा ही, ये पूरा सिलेंडर बनता है। यानी आधा सिलेंडर लिया, इसलिए उसमें से जो फ्लक्स पास होता है वो हाफ पोर्शन से ही काउंट होता है। दूसरे का एग्जांपल लेकर भी समझाऊंगा, पहले इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे हाफ चार्ज जो है वो पास होगा, इसलिए इसका आंसर Q/2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। दूसरा इसी के जैसा सेम क्वेश्चन था, लेट मी फाइंड, सेम क्वेश्चन ही था जिसमें फॉर्चुनेटली आंसर सेम ही है। Q/2 आई थिंक, यस। क्वेश्चन नंबर 147, यस। उसी के बाद पहले 145 बाद में डिस्कस करते हैं, पहले 147 बता दूं। सेम क्वेश्चन है। A charge capital Q is placed at the mouth of a conical flask. The flux of the electric field through the flask. अब यहाँ पे ये जो है ना वर्ड फ्लास्क एंड कॉनिकल फ्लास्क, जो कोन शेप जैसा बनाता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा होता है कॉनिकल फ्लास्क, ये उसका माउथ है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा है। और फ्लास्क जो है वो ऐसा होता है, मतलब पूरा का पूरा ऊपर से थोड़ा सा नैरो, नीचे से नैरो और बीच में से ब्रॉड। ओके, तो यहाँ पे आपको जो टोटल फ्लक्स फ्लास्क जो है पूरा का पूरा, तो फ्लास्क जो है वो ऐसा हो सकता है। तो इस पे भी सेम आइडिया आपको लगाना है कि अगर कॉनिकल फ्लास्क है यानी पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसका हाफ पोर्शन है, तो चार्ज भी कितना रहेगा? हाफ जितना रहेगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो भी कैसा रहेगा? तो कि Q/2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा। पर यहाँ पे ऐसा बताया गया है the flux of the electric field through the flask is less than Q/2 epsilon naught, 0, Q/epsilon naught और Q/2 epsilon naught। तो 0 तो हो नहीं सकता। Q/epsilon naught पूरा शेप होता तो होता, एक है Q/2 epsilon इक्वल या तो लेस देन दैट, पर उसमें लेस देन की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ताकि पूरा सरफेस बन जाता, पूरा सरफेस हो जाता तो Q/epsilon naught यहाँ पे आधा होता है। अब इस चीज़ को बहुत सिंपल तरीके से समझिए। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर
प्लेट होता, पर ये रेक्टेंगुलर का हाफ पोर्शन है और मैं यहाँ पे चार्ज रखता, तो इसमें से पास होने वाला फ्लक्स भी कैसा होता, तो क्या Q/2 कैसे, तो कि इसको पूरा कंप्लीट कर दो, इसका आधा शेप था तो क्या, हाँ, तो कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। अब इसको थोड़े अलग तरीके से समझने का ट्राई करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन हुआ करता था, मान लीजिए कि एक रिंग है, और उसके ऊपर ऐसे चार्ज लगाया है, मेरे पास एक स्फीयर है। इसके लिए आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि एक रिंग यानी एकदम शार्प एज वाला एक रिंग है, और वही रेडियस वाला, वही सरकमफरेंस वाला मेरे पास एक स्माइली बॉल नहीं है, तो सॉफ्ट वाला स्पॉन्जी बॉल, ऐसे एक बॉल है। अब क्या किया, उस बॉल के अंदर उस रिंग को मैंने पेनिट्रेट किया, अंदर जाने दिया। इमेजिन करिएगा तो ही पता चलेगा। ये स्फीयर है और ये रिंग का कोई पार्ट है, तो उस रिंग के पार्ट को मैंने क्या किया, अंदर, ताकि वो शार्प था ना, शार्प एज वाला था, इसलिए वो इजीली स्पॉन्जी बॉल के अंदर वो घुस जाता था, ऐसे घुस गया। अब सोचना ये है कि जो स्फीयर का सेंटर है, स्फीयर का सेंटर है, वहां पे रिंग ने अपना एक सरफेस टच किया, और स्फीयर है, ध्यान से सुनिएगा, स्फीयर का जो सरफेस है वो रिंग के सेंटर पे आया, यानी कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हम कहेंगे कि ये क्या है, तो कि ये रिंग का सेंटर है। मैं कहूँगा रिंग का सेंटर तो बरोबर, पर मैं इसी में से पास होने वाला एक स्फीयर समझ लूँ, और यहाँ पे मैं समझू क्या, तो कि मैं यहाँ पे समझो, आप कहोगे ये क्या है, तो कि ये स्फीयर का रेडियस। मैं कहूँगा नहीं, ये स्फीयर का रेडियस तो है ही, पर रिंग का भी तो एक पोर्शन है, यानी रिंग का सरफेस स्फीयर के सेंटर से पास हुआ, स्फीयर का सरफेस रिंग के सेंटर से पास हुआ। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बनेगा, ध्यान से देखते जाइएगा, ज्यादा पता चलेगा, क्वेश्चन मजेदार है। ओके, मान लीजिए, क्या आप ऐसा कह सकते हैं, ये जो सेंटर है वहां से लेकर ये डिस्टेंस रेडियस जितना होगा, ये डिस्टेंस भी रेडियस जितना होगा, एग्री। अब यहाँ से ये जो सेंटर है, यहाँ से मतलब अब ब्लैक के कॉन्टेक्स्ट में समझिए, तो ये भी, अब ये जो मैंने लाइन बनाई ना, उसको कैसे देखने का, कैसे इमेजिन करने का, ऊपर वाली दो लाइन है ना, उसको रेड स्फीयर के कॉन्टेक्स्ट में समझने का ट्राई करिए कि क्या वो उसकी रेडियसेस है, तो के सेंटर, सेंटर, सरफेस, सेंटर, सरफेस, तो क्या हाँ है। अब ये जो नीचे वाला है ना, उसको ये ब्लैक डॉटेड के टर्म में समझिए, तो कि ये उसका सेंटर, तो क्या हाँ, ये उसका सरफेस है, तो क्या हाँ, ये उसका सरफेस है, तो क्या हाँ। क्या आपको एक पैरेलोग्राम जैसा दिख रहा है, जिसमें टोटल एंगल 360 होता है? इतना अगर समझते हो ना, तो आपका काफी सारा काम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ कुछ इस तरह से, इसके रेडियस को इसके साथ यहाँ से यहाँ इसको मैं जोड़ दूँ, आपको दो ट्रायंगल दिखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखेंगे। तो यहाँ से ये जो एंगल है ना, वो 120 डिग्री का होगा। और अब आता है मेन पार्ट, आपको इसमें से पास होने वाला फ्लक्स बताना है। चार्ज रिंग के ऊपर है, स्फीयर में से कितना फ्लक्स पास होता है, यानी स्फीयर में से कितना चार्ज पास होता है, वो दिखाना है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये सभी चार्ज स्फीयर के अंदर घुस चुके हैं। तो पूरी रिंग का कितना पोर्शन रिंग के अंदर घुस गया है, कितना अंदर पेनिट्रेट हो चुका है, कितना पोर्शन अंदर आ चुका है, कैसे पता चलेगा?
तो कि जो मैंने यहाँ पे ये पार्ट बताया ना, अगर इस पार्ट को आप ऐसा देखोगे तो 60 डिग्री यहाँ से, 60 डिग्री यहाँ से, तो टोटल ये जो पोर्शन है वो होता है 120 डिग्री का। तो पूरी रिंग में से अगर सेंटर से लेकर आप 120 डिग्री बनाए तो सेंटर से लेकर 120 डिग्री का पोर्शन है रिंग का, वो स्फीयर के अंदर पेनिट्रेट हो चुका है। पूरा रिंग होता है 360 डिग्री का, उसमें से 120 डिग्री अंदर जा चुका है। तो 360 डिग्री के कॉन्टेक्स्ट में कितना अंदर जा चुका है, तो क्या हम कहेंगे 360 डिग्री में से 120 डिग्री जा चुका है। 360 में से 1 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री, इट मीन्स यू कैन से 1/3 ऑफ टोटल रिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 120, 360, 120 डिवाइड बाई 360। यानी अगर आप ऐसा सोचे कि 360 डिग्री यानी टोटल चार्ज Q, तो 120 डिग्री यानी कितना चार्ज, 120 डिवाइड बाई 360, यानी ये हो जाता है Q/3, Q/3 यानी क्या, तो कि इसका फ्लक्स बन जाता है Q/3 एप्सिलॉन नॉट। ये एक क्वेश्चन जो है वो हुआ करता था कि रिंग है, उसका सेंटर स्फीयर के सेंटर पे है, सॉरी रिंग का सरफेस जो है वो स्फीयर के सेंटर पे है, स्फीयर का सरफेस रिंग के सेंटर पे है। अगर चार्ज रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कितना फ्लक्स आप काउंट करेंगे। ये भी सेम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए था। अब अगर मान लो मैं इसी चीज को थोड़ा ऐसे समझाऊं कि मान लो मेरे पास एक क्यूब है, क्यूब जैसे मैं कहता हूं इट मीन्स आई हैव ए 6 सरफेसेस, ओके, 6 सरफेसेस मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे चार्ज क्यूब सेंटर पे रखा है, कहीं पे भी रखा व्हाटसोएवर, तो पूरे क्यूब में से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, दैट्स Q/ε0। बट इफ आई आस्क एक सरफेस में से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, कोई एक सरफेस में से, एनी वन, यानी 6 में से कोई एक सरफेस में ले रहा हूं, तो उसका आंसर आता है Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं कहता टॉप एंड बॉटम दो सरफेसेस में से पास होने वाला फ्लक्स कितना होता, तो आपको कहना पड़ता Q/6 ऐसा 2 बार, यानी कितना होता Q/6 ऐसा 2 बार, यानी 2 टाइम्स ऑफ Q/6, दैट इज बिकम्स Q/3 एप्सिलॉन नॉट। अगर 3 सरफेस से मैं लेता, ताकि एक सरफेस का फिक्स हो गया ना Q/6, अब 2 सरफेस बोलो तो 2 बार Q/6, 3 सरफेस बोलो तो 3 टाइम्स Q/6, 4 बोलो तो 4 टाइम्स Q/6, 5 बोलो तो 5 टाइम्स Q/6, एंड इफ आई आस्क अगेन 6 फेसेस, 6 टाइम्स Q/6 एप्सिलॉन नॉट, 6 कैंसिल, आ गया Q/6, सॉरी Q/एप्सिलॉन नॉट। यानी यहाँ पे जितनी सरफेस, जितनी प्लेसेस आप लेते हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है कितना फ्लक्स उसमें से पास होता है। ये सभी क्वेश्चन, ये सभी पॉइंट्स जो है वो कितना फ्लक्स पास होता है उसको लेकर हम यहाँ पे समझने का ट्राई कर रहे थे। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 145। तो देखो अब 145 जो है उसमें ऐसा दिया है, S1 and S2 are the equipotential surfaces on which the potential are not equal. Which of the following is incorrect? अब क्वेश्चन है ना वही उसने थोड़ा सा अलग तरीके से दिया है। अलग तरीका क्या है उसके अंदर, तो कि एक तो बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको लेनी है। अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस लेते हैं तो उसका मतलब हम ये समझने का ट्राई करते हैं कि वहाँ पे पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, तो कि वहाँ पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे उसने ऐसा क्वेश्चन फॉर्म किया कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है और वहाँ पे शायद उसका पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता है। आई यूज शायद। अब पहले क्वेश्चन को समझने का ट्राई करते हैं कि हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किसको कहते हैं, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम हो। आई रिपीट, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यानी वो पोटेंशियल सरफेसेस जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 होता हो। इफ यू रिमेंबर दैट, जिसका डेल्टा V 0 हो, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 हो। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो। यहाँ पे बताया S1 S2 कैन नॉट इंटरसेक्ट, S1 and S2 कैन नॉट बी प्लेन सरफेस,
In the region between S1 and S2, the field is maximum where they are closest to each other, and a line of force from S1 to S2 must be perpendicular to both. अब यहाँ पे चार में से मुझे तो एक ही थोड़ा सही लगा, ताकि हमने जो इक्विपोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, उस इक्विपोटेंशियल में हमने ऐसा समझा हुआ है कि अगर मान लो ऐसी फील्ड लाइंस हो, फील्ड लाइंस इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसा हम समझते हैं कि कोई एक जगह से चार्ज लेकर जाएंगे तो वहाँ पे वर्क डन जो है वो जीरो होता है, इफ़ यू रिमेंबर द होल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने ऐसा समझा था, प्लस हमने यहाँ पे ऐसे कुछ सरफेसेस बनाई थी, दिस वी कॉल्ड एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये दोनों जो है उसको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं। प्लस ऐसा भी हमने समझा है कि अगर ये प्लस चार्ज है तो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, दिस वी ऑल्सो कॉल्ड एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ताकि अगर मैं सेंटर से ये रेडियस लूँ या सेंटर से ये रेडियस लूँ तो दोनों पे पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है, यानी उसको मैं कह सकता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो सकते हैं। तो देखो, लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर फ्रॉम S1 टू S2 मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ, यानी वो जो डी ऑप्शन है वो तो हमें एक सही लग रहा है। तब पर क्वेश्चन ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो डी तो सही ही है, वो तो हमें लग रहा है। अब तीन बचे हैं, उसमें से दो सही है और एक गलत है। अब यहाँ पे ऐसा देखना है, S1 एंड S2 कैन नॉट इंटरसेक्ट, S1 एंड S2 यानी टू सर्फेसेस। अब यहाँ पे ये दो जो सर्फेसेस है वो दो सर्फेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो डिस्टेंस वहीं पे कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम ज्यादा हो जाएगा तो वर्क डन के ऊपर इफेक्ट करेगा, यानी वर्क डन के ऊपर इफेक्ट करेगा तो यहाँ पे तो वर्क डन जीरो बताना है। तो S1 S2 कैन नॉट इंटरसेक्ट, यानी A और D राइट लग रहा है। अब कंफ्यूजन सिर्फ दो में है, आइदर B और C। B ऐसा कहता है S1 S2 कैन नॉट बी प्लेन सरफेस, कैन नॉट बी प्लेन सरफेस। अब देखो यहाँ पे दो टाइप का नेगेटिव है, क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड करना है इनकरेक्ट, और यहाँ पे बोला है कैन नॉट बी प्लेन सरफेस। ओके, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वो कोई अगर क्वेश्चन पूछे और ना का भी ना, मतलब नो एंड देन नो, अगर आप दो बार नो नो कहते हो तो उसका मतलब यस होता है। तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जिसका आंसर नो आना चाहिए, पर अगर आप कहते हो जो आंसर नो है उसका भी एक और बार नो, मतलब समथिंग लाइक दैट, नेगेटिव का भी नेगेटिव, तो दोनों बार आपने बोला नेगेटिव का भी नेगेटिव, यानी वो बन जाए पॉजिटिव। क्वेश्चन में फाइंड करना है क्या इनकरेक्ट है, यानी यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको तो हटा ही देना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट था ए वाला, करेक्ट स्टेटमेंट था डी वाला, वो तो दोनों हटा दिए। अब इनकरेक्ट इन दोनों में से कोई एक है। In the region between the S1 and S2, the field is maximum when they are closest to each other. हाँ बरोबर है, ऐसा हो सकता है। Closest to each other मतलब क्या? तो क्या अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से यहाँ लेकर वर्क डन करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ मैं वर्क डन करता हूँ, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके, मतलब छोटे 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 पार्ट के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, वी कैन से दैट वर्क डन इज ऑलमोस्ट जीरो। तो अगर एकदम नजदीक वाला पॉइंट है, अगर मान लो हम कहीं पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं ले रहे हैं, पर एटलीस्ट बाजू बाजू वाला जो पोर्शन है वहां पे तो कुछ मैक्सिमम इफेक्ट जो है वो हो ही सकता है। तो सी भी कुछ कुछ हद तक अपने दिमाग में क्लियर हो रहा है कि S1 S2 के जो दो सर्फेसेस है वो दो सर्फेस बाजू बाजू में अगर हम लेते हैं तो वहां पे क्लोजेस्ट टू ईच अदर एंड दैट हैविंग अ मैक्सिमम फील्ड, वहां पे वो हो सकता है। अब बचा एक बी, S1 S2 कैन नॉट बी प्लेन सरफेस, वो प्लेन सरफेस नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है। ओके, S1 एंड S2 कैन नॉट बी प्लेन सरफेस, तो कैन नॉट बी जो है उसकी वजह S1 एंड S2 दैट कैन बी प्लेन सरफेस। ओके, तो कैन नॉट का जो नॉट है और इनकरेक्ट वाला जो नेगेटिव पॉइंट निकालना है, तो उसके हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है कि बी ऑप्शन जो है वो ज्यादा यहाँ पे सूटेबल है। तो ऐसे क्वेश्चंस है जब भी पूछे जाए, जैसे वो फिगर वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर क्या है
वो आइडेंटिफाई करना जनरली डिफिकल्ट ही होता है। इसलिए पहले हम ये निकाल लेते हैं कि कौन कौन से आंसर्स नहीं हो सकते हैं। नहीं हो सकते वो 50% निकल जाएगा, मतलब हम 50% तो एक सही वाली कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। और उसके हिसाब से आप वर्कआउट ऐसा कर सकते हैं कि अब ये 50% तो हम सही है, अब जो भी रिस्क लेना है वो आइदर दिस और दैट, उसी में से आपको रिस्क लेना है। और एग्जाम में भी थोड़ी ऐसी प्रैक्टिस आप रखोगे तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस सही भी हो सकते हैं। मतलब जो रिस्क है, रिस्क फैक्टर हम यहाँ पे मिनिमाइज करने का ट्राई करते हैं, और वो प्रैक्टिस हमें ऐसे क्वेश्चन से मिल सकता है। ओके, बाकी सारे क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे ना तो उसमें हम पहले कुछ आइडिया लगाते हैं, पहले कुछ सॉल्व करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जबकि ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम ये आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं कि क्या इसमें आंसर नहीं हो सकता है। तो एटलीस्ट 50% अपने को आइडिया रहे। जिसमें वैल्यू डालनी है, कैलकुलेशंस करनी है, वहाँ पे हम ऐसा आइडिया जनरली नहीं लगा सकते हैं। ओके, सो मेरे हिसाब से जो बी है वो यहाँ पे होना चाहिए, दैट कैन नॉट बी प्लेन सरफेस। वो कैन नॉट वाला जो पॉइंट है, इट कैन बी प्लेन सरफेस, ऐसा होना चाहिए। अगर मान लो हम 144 इसके बाद देखें तो 153 जो है, ओके 153 ऐसा है, टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 आर चार्ज विद द चार्जेस q1 एंड q2 रिस्पेक्टिवली ऑन ब्रिंगिंग देम इन अ कॉन्टैक्ट। अब इस क्वेश्चन का ये हिंट पॉइंट बना, आगे का पोर्शन है, मतलब आगे जो भी लिखा है वो इंफॉर्मेशन बना। टू कंडक्टिंग स्फीयर, ओके, रेडियाई r1 एंड r2, ओके, चार्ज विद द चार्जेस q1 एंड q2, ओके, रिस्पेक्टिवली, ओके। तो पोटेंशियल पहले का हो तो के क्यू वन बाई आर वन, के क्यू टू बाई आर टू, वो इन्फॉर्मेशन है। एग्जैक्टली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑन ब्रिंगिंग दैम इन कॉन्टैक्ट, जब किसी को एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तो क्या होता है। अगर ये आपको पता है तो आपका काम आसान है। व्हेन एनी टू स्फीयर कम इन कॉन्टैक्ट, तो याद करिए फोर्स के बारे में हमने ऐसे कहा था, फोर्स डिवाइडेड इक्वली दोनों में। जब पोटेंशियल की बात करेंगे, एक को दूसरे के कांटेक्ट में लेकर आएंगे, दैट्स ऑलवेज चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, दोनों का पोटेंशियल अगर सेम हो तो बात अलग है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि जैसे हमारे माइंड में ऐसा चलता रहता है, जब भी हम कोई दो अलग अलग लोगों से मिलते हैं, या तो जनरली हम ऐसा नहीं समझते कि भाई दो लोग फ्रेंड तभी बन सकते हैं जब दोनों का माइंड सेट थोड़ा सा सेम हो। मूवीज वगैरह में, ओल्ड मूवीज में ऐसे डायलॉग ज्यादा आते थे। ओके, कभी कोई अमीर कोई गरीब का दोस्त नहीं हो सकता है, कभी कोई गरीब कभी कोई अमीर का दोस्त नहीं हो सकता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ओके, उसको यहाँ पे पोटेंशियल के टर्म में समझने का ट्राई करिए। तो जिसके पास ज्यादा है उसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, जिसके पास कम है उसका एनर्जी लेवल कम है। मतलब एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर। यानी दोनों के बीच में अगर कोई गैप है, एक बड़ा एक छोटा है, तो अल्टीमेटली दैट समथिंग विल फ्लो फ्रॉम द हायर टू लोअर। हाँ, अगर दोनों सेम है, दो इक्वल है, दोनों का अंडरस्टैंडिंग इक्वल है, तो उसका काम अच्छी तरह से हो सकता है। तो नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब हम एक दूसरे को कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि एनर्जी में चेंज ना ही हो, ज़रूरी नहीं है, एनर्जी में चेंज हो भी सकता है। बट इन वन कंडीशन अप्लाई, अगर मान लो हम यहाँ पे ऐसा सोचे, ताकि यहाँ पे बी और डी है, वहाँ पे Q1 R2 Q2 R1 का कोई कनेक्शन दिया हुआ है, तो पहले वो देख ले कि वो कहाँ से आता है। अगर मैं ऐसा मान लूँ, उल्टा मान लूँ कि जब कांटेक्ट में लेकर आए तो दोनों पे पोटेंशियल इक्वल हो गया, ऐसा मैं मान लूँ, तो के Q1 बाय R1 और के Q2 बाय R2 लिया, के कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Q1 R2 इज इक्वल्स टू Q2 R1 ऐसा बना। यानी इक्वल टू बना जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। पर यहाँ पे बी और डी में देखो तो उसने इक्वल टू बताया नहीं है, इट्स नॉट इक्वल, यानी दोनों पे पोटेंशियल सेम नहीं है। जब पोटेंशियल सेम नहीं है यानी कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो नो चेंज इन द एनर्जी, वो तो पॉसिबल नहीं होगा, ताकि एनर्जी तो चेंज होगा ही होगा, ताकि पोटेंशियल सेम नहीं है दोनों में, ऐसा उसने बताया। ताकि हमने पोटेंशियल इक्वल करके चेक किया, अगर पोटेंशियल इक्वल होता है तो Q1 R2 इक्वल्स टू Q2 R1 होना चाहिए।
ओके, बी पॉइंट ऐसा है, an increase in the energy of the system if Q1 R2 is not equal to Q2 R1. Always a decrease in the energy of the system. Always decrease हो ऐसा जरूरी नहीं है, इंक्रीज भी हो सकता है, एनर्जी डिक्रीज भी हो सकता है। चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। A decrease in the energy of the system if Q1 R2 is not equals to Q2 R1. तो देखो, अब इस चीज को है ना आपको ऐसे समझना पड़ता है कि मान लीजिए कि पहले टोटल चार्ज Q था, उसका एनर्जी था Q²/2C। जब आपने दोनों का पोटेंशियल सेम किया, यानी दोनों में थोड़ा थोड़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो पहले इंडिविजुअल एनर्जी जो भी था, जब दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर आए, तो देयर इज ऑलवेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्जेस। जैसे फ्लो ऑफ चार्जेस होगा वो कंबाइंड बनाएगा, जैसे वो कंबाइंड बनाएगा तो चार्ज ऑलवेज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, और जो टोटल एनर्जी का फंडा है वो टोटल एनर्जी ऐसा हो जाएगा कि पूरी सिस्टम का जो एनर्जी है वो पहले इंडिविजुअल अकेला जितना था उसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसको ऐसे समझिए कि मैं एक कंपनी रन करता हूँ, मैं अकेला ही ओनर हूँ, लॉस भी मेरा, प्रॉफिट भी मेरा। अब मैंने एक पार्टनर को साथ में ले लिया ताकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार बार बार लॉस होता है या तो कभी भी कंपनी में लॉस हो तो मैं अकेला ही क्यों वो लॉस लूँ। ओके, कोई साथ में हो तो एटलीस्ट वो लॉस डिवाइड हो जाए। बट इन द अदर वे, अगर मैं ऐसा सोचूं यार पार्टनर तो मिल जाएगा पर प्रॉफिट होगा तो क्या, वो तो मैं अकेला ही लूंगा। नो, इट नॉट वर्क्स, वो नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप अकेले थे तो जो भी एनर्जी मिलता था वो खुद का था। अब जब कोई दूसरा साथ में आएगा तो डेफिनेटली जो भी एनर्जी होगा वो एनर्जी सिस्टम में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उसके हिसाब से जब दो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक हायर पोटेंशियल पे या तो एक लोअर पोटेंशियल पे रहेगा, जब दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो जब टोटल कॉम्बिनेशंस बनेगा तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो वहाँ पे डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे ज़्यादा सेट करेगा कि जब दोनों का चार्ज अलग अलग हो, दोनों का रेडियसेस अलग अलग हो, एक बड़ा स्फीयर एक छोटा स्फीयर हो, तो उसकी एनर्जी वहाँ पे डिक्रीज होगी। ऐसा यहाँ पे आप कह सकते हैं। दैट इज अबाउट 153। उसके बाद देखते हैं 155। तो देखो 155 देखना है, वहाँ पे कंडीशन क्या है। यहाँ पे ये जो है वो शायद थिंक प्रूव दैट टाइप का है। अ पार्टिकल A of mass m charge q moves directly towards a fixed particle B। मतलब एक पार्टिकल A है, B की ओर गया, A गया, B फिक्स पे था, तो ए गया यानी ए के अंदर कौन सा एनर्जी आएगा, तो कि वो मोशन में आया, मोशन में आया यानी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा। दूसरा ऐसा है, द स्पीड ऑफ ए इज वी व्हेन इट इज अ फार अवे फ्रॉम बी। तो फार अवे यानी बहुत दूर था, तो ए इधर था बी इधर था, जब दोनों एक दूसरे को एक सेपरेटेड डिस्टेंस पे थे एट सम डिस्टेंस, तो उसके अंदर कोई एनर्जी होता है जब वो कोई स्पेसिफिक पोजिशन पे होते हैं, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जब इसको मैं इधर लेकर आया तो इसके अंदर कौन सा एनर्जी आया था कि वो मोशन में आया, मोशन में आया यानी काइनेटिक एनर्जी आया। द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल इज नॉट प्रोपोर्शनल टू मिनिमम सेपरेशन यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी पहले डिस्टेंस पे है तो डिस्टेंस यानी पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं। तो जब वो कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस पे थे, 155 की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक डिस्टेंस पे थे, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था एंड दैट इज के Q1 Q2 बाय आर, के Q1 Q2 बाय आर। ओके, पर जब ए से वो बी, मतलब ए जब आप मूव करके गए तो वो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो कि वो मोशन में आया, मोशन में आया यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। तो आप ऐसा सिंपल सा कह सकते हैं कि व्हेन दे एट सम डिस्टेंस you initial and when they reach it they के final। अब इनिशियली वो रेस्ट पे था तो तब काइनेटिक एनर्जी क्या था, तो कि तो जीरो था। फाइनली जब वो मोशन में आया, काइनेटिक एनर्जी आया, तो फाइनल का पोटेंशियल क्या था, तो कि फाइनल का पोटेंशियल जीरो था। तो अल्टीमेटली यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही हम काम कर रहे हैं
इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल. पर इनिशियली व्हेन टू चार्जेस एट द रेस्ट, काइनेटिक जीरो. इन द फाइनल केस व्हेन चार्ज इन अ मोशन, पोटेंशियल जीरो. तो इस साथ रिपीट करने की क्या जरूरत है, सीधा ऐसा क्यों नहीं सोच सकते हैं कि के क्यू स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. बस हो गई बात खत्म. अब सेपरेशन का रिलेशन लेना है. सेपरेशन यानी आर इधर जाएगा और एम वी स्क्वायर नीचे आएगा. तो देखो यहाँ पे के कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, तो टू पर गया तो टू के क्यू स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर. तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है ताकि वो तो कांस्टेंट है. तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर. तो क्यू स्क्वायर एम 1/m और 1/v स्क्वायर राइट. क्यू स्क्वायर 1/m एंड 1/v स्क्वायर इज राइट. देन 1/v इज रॉन्ग. अगर 1/v स्क्वायर राइट हो सकता है तो ऑफ कोर्स 1/v रॉन्ग ही होगा. तो ऐसा कुछ आप 155 में सोच सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है 157. तो देखो 157 जो है उसमें आप में से अगर कोई बन रहा है. Yes, anyone wants to take interest and say any response about it? 157. जो भी बोलना चाहे वो बोलना सीधा शुरू कर सकता है. 157 है कि चले गए? चलो यस, आप में से कोई बताना चाहेगा 157 के बारे में? यस, एनीवन? कि करना क्या था, तो क्या आपको यहाँ पे फ्लक्स के बारे में सोचना था. फ्लक्स के बारे में क्या सोचना था, तो कि फ्लक्स का फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी. क्वेश्चन में सिर्फ जो चेंज किया था वो ये उसका शेप ऑब्जेक्ट का. द फ्लक्स थ्रू अ हेमिस्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस कैपिटल आर. अब हेमिस्फीयर है तो जो फील्ड लाइंस पास हो रही है वो हेमिस्फीयर का ये जो पोर्शन है, जो सर्कुलर पोर्शन है, उसी में से तो फील्ड लाइंस पास हो रही है. इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया कर दीजिए, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया. तो जो एरिया है वो सर्कल में से वो पास करेंगे, तो यह जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वहाँ से आपको उसका आंसर जो है वो मिल सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर. तो सीधा आप उसमें से आइडिया है वो लगा सकते थे. ठीक है. उसके बाद 159 है. 159 के लिए मैं थोड़ा सा इंटरेक्शन आपसे करना चाहूँगा. क्या किसी को ऐसा कुछ याद है, हमने स्मॉल ड्रॉप्स और बिग ड्रॉप्स ऐसे कोई पॉइंट्स आपको पहले कभी समझाया है फ्लूइड मैकेनिक्स के टाइम पे, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आई थिंक कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर था वहाँ कैपेसिटर के केस में क्या हमने ऐसा कहीं पे कोई डिस्कशन किया हुआ है. इट इज़ अबाउट व्हेन वी जस्ट कंबाइंड, कि मैं ऐसा कहूँ कि छोटे रेडियसेस वाले स्फीयर को मैंने कंबाइन किया और बड़े रेडियस वाला एक स्फीयर बनाया. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन में पूछ, आप आंसर दे सकते हैं, बोल सकते हैं. मैंने ऐसा कहा कि मैंने एक आर रेडियस वाला स्फीयर, मुझे ऐसे कुछ स्फीयर लेकर जिसका रेडियस 2r बने ऐसा स्फीयर बनाना है. तो जिसका रेडियस r हो वैसे कितने स्फीयर मुझे लेने पड़ेंगे जिससे जो बड़ा स्फीयर बने उसका रेडियस 2r बने? 8. सॉरी जश. 8. राइट. Yes, sir. How you come this point? वॉल्यूम सेम रहेगा. 4
ओके R cube equals to 4/3 into 2 R ओके cube. ओके, मैंने आप लोगों को कुछ पार्ट लिखने के लिए भी दिया था चैप्टर 2 से और चैप्टर 1 से भी, थियोरेटिकल पोर्शंस, बरोबर। वैसे अगर जहां तक मुझे याद है शायद चैप्टर 2 के अंदर एक ऐसा शायद एक क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर, जहां पे हमने इस बात का जिक्र किया था। ओके, अगर वो नहीं याद है तो मैं यहाँ पे फिर से डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, कौन सा, ये 159, इट इज अबाउट द रिलेशन ऑफ द पोटेंशियल। पर हमने वहाँ पे पोटेंशियल, चार्ज, रेडियस एंड कैपेसिटी, चारों पॉइंट का अपने को पता होना चाहिए। एज वेल उससे भी थोड़ा आगे जाकर मैंने ऐसा कहा था आपको पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स, ओके, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। देखो कैसे ये पूरा का पूरा आइडिया है वो काम करता है। सबसे पहले आपको कुछ कुछ बातों का पता होना चाहिए जो यहाँ से अच्छी तरह से लिख लीजिएगा इफ यू वांट इट। तो यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि एक बिग ड्रॉप है और यहाँ पे कुछ स्मॉल ड्रॉप्स। एक बड़े ड्रॉप को आप डिवाइड करो तो छोटे छोटे ड्रॉप्स बन सकते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स को कंबाइन करो तो एक बड़ा ड्रॉप बन सकता है। आइडिया सिंपल थी, मैं ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ ऐसा कहना चाहता हूँ कि अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो इसका रेडियस आप आर समझिए, तो इसका रेडियस आप स्मॉल आर समझिए। पोटेंशियल को मैं यहाँ पे बी बी कहूंगा, बी फॉर बिग, और यहाँ पे वी एस कहूंगा, एस फॉर स्मॉल। ओके, अब यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि करना ऐसा है कि छोटी छोटी कंबाइंड ड्रॉप्स किए और एक बड़ा ड्रॉप बना, ऐसा मैंने कहा ताकि क्वेश्चन के हिसाब से जब n small drops of the same size are charged to v watt each, if they coalesce to form a single large drop, then it's a potential reduction। यानी पहली एक सिचुएशन समझते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स को कंबाइन किया, एक बड़ा सा ड्रॉप बनाया, तो क्या होता है उसका उल्टा, एक बड़े ड्रॉप को आपने डिवाइड किया तो छोटे छोटे ड्रॉप्स कितने बनेगी या तो क्या उसका पोटेंशियल हो सकता है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। एक और चीज मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दूं, ये आप लोग 12th साइंस में हो, नंबर 1 आपको पता ही होगा, नंबर 2 आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, और नंबर 3 फिजिक्स जो है वो जनरली इतना सिंपल नहीं होता है। नंबर 4 और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे एंड से जो भी बताया जाता है वो 30, 40 या 50% होता है। बाकी का 30 या 40% आपको खुद के नॉलेज को या तो पढ़कर या तो रिपीट कर कर या तो खुद का लॉजिक लगाकर डेवलप करना पड़ता है। हमारा 50 आपका 40 होता तो 90 ही है, बाकी 10% है वो बाय द टाइम ही डेवलप हो सकता है। बाय द टाइम यानी किसी किसी का 11th 12th खत्म हो जाए उसके बाद हो सकता है, किसी का ड्यूरिंग भी हो सकता है, किसी का वो कभी नहीं हो सकता। और वैसे भी 90% इट्स ए गुड वन। ओके, तो वो अच्छी बात है। हम जो समझते वो 50% पे अगर समझ में आता है इट इज ऑल्सो गुड, ताकि पासिंग तो हो ही गया। बाकी का 30-40 आप खुद डेवलप कर सकते हैं। बाकी का जो 10% है इट इज ऑलवेज इन अ प्रोसेस। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ लर्निंग प्रोसेस। जैसे जैसे वो पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही वो पता चलता जाएगा। दैट फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट यू नीड रीडिंग। जैसे मैंने यहाँ पे ये होमवर्क दिया क्वेश्चन 1 to 70, अगर आपने उसको आज किया, कल किया या 2 दिन पहले किया, सिर्फ क्वेश्चन 1 to 70 देखा, ओके, ट्राई किया नहीं समझ में आया, लिख दिया, खत्म करो, भेजो, वरना पूछेंगे तो ऐसे काम नहीं करेगा। क्या होता है तरीका मैंने आपको समझाया। यू हैव इनफ days, 7 days, 70 questions per day, 10 questions. I understand you have no time for this homework. ओके, पर होमवर्क के लिए टाइम नहीं निकालोगे तो काम नहीं करता है, काम तो करना ही पड़ता है। उसके आगे का कुछ थ्योरी क्वेश्चन अगर लिखने को लिए दिया है तो वो पहले एक बार पढ़िए, या तो लिखते लिखते पढ़िए, पर ऐसे पढ़िए, थोड़ा सा पता चले। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के अंदर आपको 15, 20, 25 मिनट नहीं देनी है। क्वेश्चन को एक क्वेश्चन देखा आपने, रफ में थोड़ा सा हल्का फुल्का सा ट्राई किया, पर ट्राई करने का क्या क्या पॉइंट्स हम सोच सकते हैं उसके ऊपर वर्कआउट करने का। वो पॉइंट्स नहीं बने
तब जाकर आप हेल्प लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी, पर एटलीस्ट कुछ तो ऐड होगा ना। 5 क्वेश्चंस में देखा, 50 क्वेश्चंस में देखा, 100 क्वेश्चंस में देखा, कभी ना कभी तो ऐसे क्वेश्चन डेवलप होगा ही होगा कि जिसमें बिना देखे भी दिमाग चलने लगेगा। इट्स अ प्रोसेस। पर अगर आप ऐसा मान के चलो जो है नहीं, तो आप 5 ही क्वेश्चन ट्राई कर पाओगे, छठे क्वेश्चन से आप ट्राई करना ही छोड़ दोगे। अगर आपके अंदर वो पेशेंस है कि 5 क्या 500 गलत होंगे ना तो भी मैं अपने आप ही ट्राई करूंगा, तो 500 तक पहुंचना ही नहीं पड़ेगा। बट जनरली वो डिटर्मिनेंट, वो एनर्जी, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना या होना थोड़ा डिफिकल्ट था। इसलिए हम पहले थोड़े इजी फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं कि एटलीस्ट आप एक फ्लो में आ जाओगे तो धीरे धीरे वो पता चलने लगेगा। बस सिर्फ यही करना ऐसा नहीं होता है, बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही दिए होते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस दिए होते हैं, वो भी क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई कर सकते हैं। आगे थियोरी दिया होता है, इलास्ट्रेशंस दिए गए हैं, उसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसमें से भी कुछ समझने का ट्राई कर सकते हैं, तब जाकर कुछ फुल आउटकम जो है वो बन पाता है। ओके, ये तो ऐसा होता है कि मैंने जितना बोला उतना आपने ट्राई किया, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, तो ऐसे बात नहीं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ऐसा मैं कहना चाहता हूँ कि रेडियस कैपिटल आर हो बड़े का, इसका स्मॉल आर हो। अगर मैं ऐसा कहता हूँ वॉल्यूम वी बिग इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम स्मॉल एस, मतलब एस वॉल्यूम एस, तो यहाँ पे हमें ऐसा कहना पड़ेगा कि वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, n टाइम्स होता है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई दोनों साइड से कट हो जाएगा, कैपिटल आर क्यूब बन जाएगा n रेज टू स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ पे पहला रिलेशन मिलता है r इक्वल्स टू n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल आर। दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बड़ी रेडियस का छोटी रेडियस के साथ का रिलेशन। अब जो क्वेश्चन पूछा था उसको आप यहाँ पे कंपेयर करिए, पता चल जाएगा। n की जगह पे मैं 8 ले लूँ, 8 का क्यूब रूट करूँ, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो कैपिटल R इज इक्वल्स टू 2r, यानी मैंने 8 ड्रॉप्स लिए होते तो बड़े वाले का रेडियस छोटे वाली रेडियस से डबल होता, यानी n रेज टू 1/3 r, जिसको अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था और आपने आंसर दिया था, ये उसमें से बना। अब यहाँ हमारे पास रेडियस आ चुका है, अब हम यहाँ पे चार्ज और उसके बारे में सोचना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो चार्ज है तो चार्ज उतना टाइम्स बढ़ता जाएगा। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे बड़े वाले का चार्ज यहाँ पे n टाइम्स छोटे वाले के चार्ज, मतलब एक का चार्ज q है तो q q q q q सिंपल एड ऑन ही होता है, तो बड़ा वाला चार्ज वो n टाइम्स बढ़ता जाएगा। नाउ थिंक अबाउट द पोटेंशियल ऑफ बिग, जिसका फॉर्मूला होता है k कैपिटल Q बाय कैपिटल R। k रेडी एज इट इज, कैपिटल Q यानी n टाइम्स ऑफ स्मॉल q, कैपिटल R n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल r। इधर है n रेज टू 1, इधर है n रेज टू 1/3, यानी n रेज टू 1 माइनस 1/3 यानी आएगा n रेज टू 2/3, और n रेज टू 2/3 यहाँ पे आता है k स्मॉल q स्मॉल r, k स्मॉल q स्मॉल r, इट इज कंसिडर एज n रेज टू 2/3 ऑफ v स्मॉल, यानी यहाँ पे जो दिया है उसका आंसर तो ठीक है, खैर मिल गया, v n रेज टू 2/3। अब यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि एक ड्रॉप है उसका पोटेंशियल, एक ड्रॉप है उसका पोटेंशियल 8 वोल्ट है, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, तो 8 रेज टू 2/3, 8 का क्यूब रूट बना 2 और 2 का स्क्वायर बना 4। ओके, तो टोटल जो पोटेंशियल है वो n रेज टू 2/3 जितना मिलेगा। अब आपको चार्ज बताया, रेडियस बताया, यहाँ पे VB और VS का पोटेंशियल भी बताया, और ये बहुत ही काम का पॉइंट माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो कुछ और भी पॉइंट सोच सकता हूँ,
जैसे कि यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं, I'm talking about capacitance. C is equals to Q by V. Q आपके सामने है n Q, V है n raised to 2/3 into Vs, तो C बिग मैं ले लूँ, तो कैपेसिटेंस बड़े का इज इक्वल्स टू n raised to 1/3 ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल। पोटेंशियल एनर्जी आप कह सकते हो हाफ CV², वो भी चल जाएगा। Q²/2C ले लो तो वो भी चल जाएगा। ओके, जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, बिकॉज दिस वन इज इक्वल टू Q²/2C ऑल्सो। तो Q² यानी n² इंटू स्मॉल q² कह दूँ, और 2 यानी बड़े वाले का कैपेसिटेंस n raised to 1/3 इंटू कैपेसिटेंस हो जाता है, यानी Q²/2C निकल गया। जो एनर्जी बनता है ये बिग का, तो ये बनता है एनर्जी छोटे का, तो 2 और नीचे है 1/3, तो n raised to 2 minus 1/3, तो n raised to 2 minus 1/3 इंटू एनर्जी ऑफ स्मॉल, तो ये बन जाता है 2 3 6 minus 1 यानी 5/3। तो एनर्जी जो है वो n raised to 5/3 इंटू स्मॉल एनर्जी बन जाता है। भले ही उसने इक्वेशन से हमें रेडियस, चार्ज और पोटेंशियल के बारे में ही कहा, हमने उससे कैपेसिटेंस के बारे में भी सोचा और हमने उससे एनर्जी के बारे में भी सोचा। तो ये जितने पॉइंट्स देते हैं उससे 1-2 पॉइंट एटलीस्ट आप ज़्यादा सोच सकते हो। इफ इट्स रिक्वायर्ड तो आप इसका स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा, या तो आप उसको वीडियो से आप देख लीजिएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप चाहो तो आराम से बाद में भी लिख लीजिएगा। ओके, तो वहाँ से आपको इसका रिलेशन है वो मिल सकता है। ठीक है, चलो आफ्टर दिस अब जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे आपका वो है 161 पे चलते हैं। 161 ऐसा है, चार्ज ऑन द आउटर स्फीयर इज Q एंड द इनर स्फीयर इज ग्राउंडेड, द चार्ज ऑन द इनर स्फीयर इज Q डैश। अब यहाँ पे पोटेंशियल का ये कॉन्सेप्ट है वो माना जा सकता है। तो पोटेंशियल के केस में हमने ऐसा समझा हुआ है, देखिए पोटेंशियल का किस्सा, कि अगर मान लो कहीं पे होलो स्फीयर है तो जितना पोटेंशियल सरफेस के ऊपर है उतना ही पोटेंशियल सरफेस के अंदर होता है। तो अगर उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं यहाँ पे सोचूं तो अंदर वाला जो है उसके स्फीयर को ग्राउंड किया है, ग्राउंड किया है तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो कि 0 हो जाएगा। तो उसका पोटेंशियल तो 0 हो चुका है। पर अगर चार्ज के टर्म में मैं बात करूँ तो उसके ऊपर कितना चार्ज है, तो कि Q डैश जितना आई थिंक बोला, द चार्ज ऑन द इनर स्फीयर इज Q डैश। कितनी रेडियस पे है, तो कि R1 रेडियस पे है। ओके, और अंदर कितना पोटेंशियल होता है, तो कि जितना उसके सरफेस के ऊपर होता है। तो कि सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है, तो कि Q जितना है आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, और उसका रेडियस कितना है, R2 है। तो कि यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि जितना बाहर था उतना तो पोटेंशियल है ही, पर उस स्फीयर का खुद का भी तो पोटेंशियल है, जितना उसके ऊपर चार्ज है और जितना उसका डिस्टेंस है। तो ये एक सिंपल सा फंडा बनता है कि अंदर वाले को जब आपने ग्राउंड कर दिया, अर्थिंग कर दिया, तो वहाँ पे उसका पोटेंशियल हमने 0 कर दिया। 0 इसलिए हम कहते हैं कि ग्राउंड कर दिया, मैंने उसको हमने पूरे अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, ऐसा हम मान लेते हैं। इस वजह से उसका टोटल पोटेंशियल है वो 0 हो जाता है। अब कहीं से वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हम उसको ग्राउंड तक लेकर आ गए। अब इसके हिसाब से देखो तो K कॉमन आ जाएगा और आपको Q डैश का रिलेशन है वो निकालना है। तो यहाँ पे K कैंसिल हो जाएगा, Q डैश बाय R1, तो Q डैश बाय R1 इज इक्वल्स टू माइनस Q बाय R2, ऐसा समझो। तो Q डैश इज इक्वल्स टू R1 बाय R2 इंटू Q, यानी स्मॉल d ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आप इसके लिए सही मान सकते हो। तो जो अर्थिंग कर दो तो उसका पोटेंशियल 0 होता है, और टोटल पोटेंशियल आउटर का प्लस इनर का, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे काम करती है। वो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते थे। ठीक है, चलो आफ्टर दैट अब यहाँ पे जो आपको यूज़ करना है या तो आंसर निकालना है, दैट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज 162। चलो 162 जो क्वेश्चन है उसके लिए एक थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं,
हल्का सा मैथ्स, और ऐसा मैथ्स जो जनरली आपको नहीं पता है उसका यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ताकि ये जो है ना, वैसे ऐसी जब सीरीज वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें एक छोटी सी बात आती है, इफ़ यू रिमेंबर इट, जिसको हम कहते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। a अपॉन 1 माइनस आर ऐसा कुछ करता है। a इज द फर्स्ट टर्म, r जो है वो उसका दो टर्म का डिफरेंस या रेशियो, आप जो भी कहते हो वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अपने हिसाब से है, ध्यान से सुनिएगा, समझने का ट्राई करिएगा। A charge q is placed at each of the point x equal to x0, x equal to 3x0, x equal to 5x0, and so on at infinitum on the x-axis, and a charge minus q is placed at each of the points 2x, 4x, 6x. Hence, x0 is the positive constant. Take electric potential at a point due to a charge q at a distance smaller from the q by 4 pi epsilon r. Then the potential at the origin due to the above system of the charge is dash. चलो ठीक है, तो सबसे पहला तो यहाँ पे पोटेंशियल का क्वेश्चन है, ऐसा पता चलेगा v1 प्लस v2 अप टू सो ऑन, ऐसा लेना पड़ेगा। अब देखना ये है कि v1 जो पॉजिटिव चार्ज वाला था वो x, 3x, 5x यानी ऑड नंबर्स पे है, माइनस q वाला है वो इवन नंबर्स पे है, 2, 4, 6 एंड सो ऑन ऐसा है। पर पोटेंशियल की जब तक बात करें तो अगर मैं चाहूँ तो k स्मॉल q, k क्यू बाय r जो हम कहते हैं, तो k क्यू बाय x नॉट, इतना तो कॉमन आ जाएगा। अगर मान लो पहला वाला चार्ज पॉजिटिव लिया तो x 0 पे था इसलिए 1, वो कॉमन आ गया। दूसरा वाला नेगेटिव चार्ज था और वो 2x नॉट पे था, तो x नॉट कॉमन आ गया इसलिए 1/2 रहेगा। उसके बाद प्लस वाला रहेगा, उसके बाद माइनस वाला रहेगा, उसके बाद फिर से प्लस वाला रहेगा, इसके बाद फिर से माइनस वाला रहेगा, और ऐसे आई थिंक सीरीज है वो आगे बढ़ेगा, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसा ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे ऐसा बताया देन द पोटेंशियल एट द ओरिजिन ड्यू टू द अबोव सिस्टम ऑफ चार्ज इज डैश। अब देखा जाए तो वैसे यहाँ पे आंसर इसको इनफाइनाइट के टर्म में, सॉरी एप्सिलॉन के टर्म में चाहिए, यानी q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x नॉट। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x नॉट ऐसा a और c में नहीं आता है। यहाँ पे टोटल पोटेंशियल 1 माइनस 1/2 करेंगे, उसमें 1/3 ऐड करेंगे, उसमें से 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे पर ये जीरो तो होने नहीं वाला है, इतना हमें पता चल रहा है। मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। बी और डी ऐसे है जहां पे लॉग बेस ई और 2 ऐसा लिखा है, लॉग 2 बेस ई, जिसको कहते हैं नेचुरल लॉग, जो हमारे लिए नया है। ओके, तो उसके लिए एक सीरीज आता है जिसको कहते हैं टेलर सीरीज, जो आपने नहीं पढ़ी हुई है, इसलिए ये एक नए मैथ्स का प्रॉब्लम या तो नए मैथ्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपके लिए, आपके एंड के लिए वो यहाँ पे एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे कि टेलर सीरीज है, साइन सीरीज है, कॉस सीरीज है, और उसके बाद ये वो कहते हैं वो 1/x⁻n कहते हैं ना हम, वो लॉगरिदम वाली एक सीरीज कहते हैं। ओके, दूसरा एक नाम मैं भूल गया, यहाँ तक था, याद आएगा अभी बताऊंगा। तो वो जो भी सीरीज है, जो उसके जो पोर्शंस आप पढ़ते हैं, तो कुछ कुछ बात से ऐसे होती है कि वो हमें एक्सेप्ट करके चलनी है। ऐसे ही एक सीरीज का यूज हमने किया था ग्रेविटेशन के टाइम पे। ओके, वहाँ पे वो पावर नेगेटिव होता था, जी चेंजेस विथ हाइट एंड डेप्थ वाला था ना, वहाँ पे वो एक ऐसी एक सीरीज का हमने यूज किया हुआ था। तो वही चीज यहाँ पे आती है, और यहाँ पे जो टेलर सीरीज है उसका यहाँ पे एक आइडिया दिया है, वो कुछ इस तरह से होता है कि लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स तब बनेगा जब क्या होगा, तो यहाँ पे बताया है x माइनस x²/2 प्लस दैट इज x⁻³ 3/3 प्लस सॉरी माइनस आएगा, प्लस के बाद माइनस x⁻⁴ 4/4 एंड सो ऑन। ये बातें जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। अब यहाँ से आप कॉमन वैल्यू निकाल लो, तो कॉमन वैल्यू क्या बनेगा, तो कॉमन वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगा, ये x कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस x/2 x²/3
x⁴, ऐसा कुछ कुछ जो है वो यहाँ पे बनता जाएगा। प्लस यहाँ पे इसी चीज़ को अगर हम कंपेयर करें तो जो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है, ओके, तो लॉग नेचुरल 1 + x ऐसा चलता जाएगा, ओके, उसके साथ उसको कंपेयर करना था। अगर वो हम कंपेयर कर पाए तो अपना काम आसान है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, क्योंकि कॉमन इन सब में से आएगा सिर्फ एक x, 1 - x/2 + x²/3 - x⁴/4 ऐसा कुछ चलता रहेगा। तो काफ़ी इसके साथ उसका सिमिलरिटी रहेगा। तो 1 + x ऐसा करना है, तो इसी बेस पे लॉग नेचुरल 1 + फर्स्ट टर्म इसका x है, इसका फर्स्ट टर्म जो है वो 1 बन जाएगा, तो 1 + 1 दैट बिकम्स 2। तो यहाँ पे जो आंसर बनता है वो बन जाता है q log नेचुरल 2/4πε0 x0। इसको भी लॉग नेचुरल पढ़ा जा सकता है और लॉग नेचुरल 2 बेस e, उसका भी मतलब सेम ही बनता है। तो यहाँ पे ये जो है एक टेलर सीरीज है, ऐसा हो तो सिर्फ गूगल में सर्च करिएगा टेलर सीरीज, TAYLOR टेलर सीरीज, और ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे सकता है। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू नो इन द डिटेल। अभी आपके लिए इतनी डिटेल आई थिंक मेरे लिए इनफ है देना, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। जैसे सीरीज़ जो AP हम कहते हैं, AP एंड GP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की आपके लेवल पे भी ज़रूरत नहीं है। जो मैथ्स में पढ़ते हैं उसको उतना पता ही होता है, ओके, बाकी लोगों के लिए ज़रूरी नहीं रहता है। उसके बाद जो क्वेश्चन था 160 आई थिंक 2 तो हमने किया ये। उसके बाद आता है 164। तो 164 है वो ऐसा है, अब बॉल ऑफ मास 1 कीजिए। तो जैसा ये क्वेश्चन नंबर वाले क्वेश्चन हो, वैल्यू वाले क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले आप उसको एक साइड में लिखते जाओ क्या क्या डेटा दिया है और क्या फाइंड करना है। मास ऑफ बॉल चार्ज moves with the from a point whose potential is 600 volt to the point B whose potential is 0, so potential difference जो है वो कुछ आ सकता है यहाँ पे। velocity of the ball at the point B is 20 cm/s, the velocity of the ball at the point A is dash। यानी यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस W = डेल्टा के, वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसा कुछ आप कह सकते हो। चार्ज दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, दो अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, दो अलग अलग पोटेंशियल का डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे एक बेसिक, सबसे बेसिक पॉइंट में अगर सोचो तो वर्क डन Q डेल्टा V हो सकता है। वर्क डन = ½ m v2² - v1² हो सकता है। चार्ज इज गिवन, बट ध्यान ये रखना है चार्ज यहाँ पे कूलम में दिया है, मास ग्राम में दिया है, वेलोसिटी cm/s में दिया है, तो उसको मीटर/सेकंड में करना पड़ेगा। वोल्टेज जो है वो 600 में दिया है, पर बाद में फाइनल आंसर आपको फिर से cm/s में चाहिए, यानी CGS में आपको सब कुछ चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो सेकंड वेलोसिटी है, द बॉल एट द पॉइंट B is 20 cm, द वेलोसिटी ऑफ बॉल एट A, तो B का वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको A का वेलोसिटी फाइंड करना है। तो मेरे हिसाब से इतना आइडिया आप लगाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। बिकॉज हियर चार्ज इज गिवन, मास इज गिवन, चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन पोटेंशियल दिया हुआ है। वर्क डन पोटेंशियल = W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो W = Q डेल्टा V, पहला पॉइंट राइट। एज पर द वर्क एनर्जी थियरम W = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज ऑल्सो राइट। और ये जिस किसी का भी ये डाउट हो क्वेश्चन नंबर 164 और उसने ये तो किया ही हो, फिर भी अगर नहीं समझ में आया हो, देन रेज हैंड कि भाई एग्जैक्टली आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया, तो मैं आपका वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर। बाकी मेरे हिसाब से इतना काम करने से 164 का आइडिया मिल सकता है। जब भी यहाँ पे जो डाउट सॉल्विंग आप देखते हैं तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस तो पहले लिखे हुए ही है, और लिखने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो ये आप यहाँ पे डाउट में लेते हो। प्लस जब भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करता हूँ तो मैं ऐसा और भी मान के चलता हूँ कि जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करता हूँ वहाँ पे जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड लगती है आपको, वो आप अपने नोटबुक में शायद नोट डाउन भी पैरेलल करते रहेंगे। ठीक है, तो ये ऐसी बातें हैं दैट वी कॉल एज ऑब्वियस पॉइंट्स, जिसको यहाँ पे शेयर या तो बताना ज़रूरी मैं नहीं समझता हूँ, मैं ऐसा मान के चलता हूँ ये इतना आपको
एज ए स्टूडेंट पता ही होना चाहिए, ताकि आप पहली बार लेक्चर है वो अटेंड नहीं कर रहे हो। तो जो भी चीज़ ऐसी आपको लगे कि ये मेरे लिए काम की है, तो वो आपको खुद को नोट डाउन यहाँ पे कर लेनी होती है, ठीक है। चलो, आफ्टर 162 164 नाउ इट्स अबाउट 165। 165 ऐसा है, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस 4 and 5 सेम पोटेंशियल। तो ये आपके लिए हिंट पॉइंट बना। अगर पोटेंशियल सेम है तो V1 इक्वल टू V2, Q बाय R1 Q बाय R2 वो भी इक्वल यहाँ पे बनेगा। Charge to the same potential if sigma 1 and sigma 2 are the respective values of the surface charge densities of the charge on the two conductors, then the ratio of sigma 1 and sigma 2। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, वो आपके लिए यहाँ पे मेरे हिसाब से हिंट पॉइंट प्रूव होता है। V1 इक्वल टू V2, K Q1 बाय R1 K Q2 बाय R2 ऐसा बना, ठीक है। अब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का मैं रेशियो ले लूँ, जिसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया। अब यहाँ पे टू स्फेरिकल कंडक्टर्स है, तो मैं 4πr² लूँ या πr²। इन शॉर्ट, चार्ज अपॉन एरिया यानी Q बाय R1² Q2 बाय R2², मैं ऐसा कह सकता हूँ। अब यहाँ पे Q बाय R1 और Q बाय R2 के मैं यहाँ से हटा दूँ, तो 1 बाई Q बाय R1 और 1 बाई Q2 बाय R2 वो इक्वल हो गए, इसलिए वो कैंसल आउट हो गया। तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, Q1 बाय R1 इंटू 1 बाय R1 Q2 बाय R2 इंटू 1 बाय R2। अब इसके हिसाब से Q1 बाय R1 इक्वल टू Q2 बाय R2 होता है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो गए। तो R2 जाएगा ऊपर, R1 जाएगा नीचे, यानी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशियो बन जाएगा R2 बाय R1। अब यहाँ पे देखा जाए तो दोनों का रेडियस दिया हुआ था, तो दोनों का रेडियस एक का 4 है एक का 5 है। R2 ऊपर R1 नीचे, यानी 5 ऊपर और 4 नीचे, तो इसका आंसर बन जाएगा 5/4। तो क्वेश्चन जैसे पढ़ते जाएंगे, कुछ लिखते जाएंगे, तो ही वहां से वो जो पॉइंट है वो क्लिक होता जाएगा। इस क्वेश्चन का हिंट पॉइंट था एट द सेम पोटेंशियल, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, तो उसका रेशियो ले लो। Q1 बाय R1 इक्वल्स टू Q2 बाय R2 होता है, उस पॉइंट को हमें यहाँ पे यूज करना था। ओके, सो दैट्स बेसिक आइडिया। आफ्टर दैट 167, चलो 167 ऐसा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे फाई जो है वो जनरली हमारे दिमाग में फाई यानी फ्लक्स होता है, बरोबर है। पर इस क्वेश्चन के अंदर फाई को फ्लक्स नहीं कहा है, इसको यहाँ पे उसने पोटेंशियल कहा है। तो अगर आपके दिमाग में वो फाई यानी फ्लक्स हो, तो इसको वी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। x² plus yz, the electric field at the point 1,3,1 is dash। अब इसके लिए यहाँ पे आपको रिलेशन पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अगर वो रिलेशन पता है तो आपका काम आसान है। क्या रिलेशन हुआ करता था, तो कि V इज इक्वल्स टू ED, ओके, E इज इक्वल्स टू V बाई D, ओके, E इज इक्वल्स टू माइनस DV बाई DR। अगर ये रिलेशन पता है तो आपको और ज़्यादा काम आएगा। वैसे कोई कहेगा ये ऐसे कैसे पता चलेगा, तो कि मैं ऐसा पूछूंगा ये V इक्वल टू ED का कॉन्सेप्ट कहाँ से पता चला। क्या आपने पोटेंशियल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डॉट DL ऐसा कुछ वर्कआउट किया था पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, फ्रॉम द वन एंड टू द फर्स्ट एंड, या तो इनिशियल टू फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल एट P पॉइंट, पोटेंशियल एट Q पॉइंट। अगर ये पॉइंट समझे है तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन पोटेंशियल देता है, तो पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। यहाँ पे माइनस साइन भी हुआ करता था, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। तो जो जो छोटे छोटे पॉइंट आप समझते हैं उसका कहीं ना कहीं पे यूज होता है। तो देखो यहाँ पे आपको पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको डिफरेंशिएशन लेना है। अब यहाँ पे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, तो जो पहला डिफरेंशिएशन है वो x के रिस्पेक्ट में करके देखिए, दूसरा है वो y के रिस्पेक्ट में करके देखिए। तो पहले Ex मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन x²y, उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, तो कि 2x बनेगा, आगे माइनस साइन रहेगा, प्लस
वाई जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो क्या 0। वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, dv बाई डी वाई एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, वाई का तो 1 हो गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा, वाई जेड में वाई का फिर से 1 हो गया, सिर्फ जेड बचा। जेड के रिस्पेक्ट में करूं, एक्स स्क्वायर वाई का 0 और वाई जेड में जेड का 1, यानी सिर्फ वाई बचा। अब जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को लगा दो। x का वैल्यू 1 है तो इसलिए 2 1 2 -2, y में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर दैट्स 1, 1 प्लस 1 दैट्स 2, यानी -2, यहाँ पे माइनस साइन। और y का वैल्यू है 3, अगर y का वैल्यू है 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब क्या करना होगा, तो कि देखो ex, ey और ez -2 -2 -3, तो 2 2 4 3 7, तो यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल बनेगा वो टोटल पोटेंशियल यहाँ पे कह सकते हैं आप, दैट विल बी द 7 यूनिट्स। ओके, तो डिफरेंशिएशन आप लोगों को आता है, पर ये अगर पता चले कि यहाँ पे हमें गिवन वैल्यू का डिफरेंशिएशन करना है तो कुछ बात आपको पता चल सकती थी। और ये कहाँ से पता चलता, तो कि इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट गिव्स अ पोटेंशियल। सेम वे हियर, यहाँ पे आप सिर्फ दिए गए क्वेश्चंस को ही सॉल्व करके लिखेंगे तो कुछ कुछ बातें फिर से मिस आउट हो जाएगी। पर अगर आपको जो बुक दिया गया है उसमें थोड़ा आगे पीछे घुमाएंगे, वहाँ पे लिस्ट दिया होता है फॉर्मूला का, वो देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स खुद ट्राई करेंगे, सॉल्व क्वेश्चंस जो वहाँ पे देते हैं, तो शायद कुछ उसमें से बातें पता चलेगी। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये और सिंपलेस्ट फंडा होता है। अगर आपका कोई फ्रेंड वो बड़े इंस्टीट्यूट में जाता हो तो उसको पूछिएगा कि लेक्चर 1 घंटे का 1.5 घंटे का हो, उसके बाद वो रोज का वो DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होते हैं जिसमें 50 60 70 क्वेश्चन तो रोज होते हैं। तो क्या वो सर 50-60 क्वेश्चंस करवाते हैं एक लेक्चर में? नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। देखो ना, हमारे पास भी यहाँ पे 15-17 क्वेश्चन है, पर 1.5 घंटा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना टाइम देने के बाद भी 15-17 क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व होते हैं। और वो 15-50 में से अगर आप हर वक्त 30-35 क्वेश्चन अगर डाउट्स में रखेंगे तो वो सॉल्व करवाएंगे, बट इट टेक ए लॉन्ग टाइम। और धीरे धीरे स्टूडेंट्स उस डाउट को छोड़ने लगते हैं कि छोड़ भाई छोड़, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और रोज के 30-35 छोड़ते जाओगे तो कितने छोड़ेंगे आप? एंड इट शोज दैट कि स्टूडेंट्स को खुद को एफर्ट थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, तो कुछ बात उसमें से बन सकती है। तो यहाँ पे आपके पास एक और बेसिक आइडिया है, बुक दिया गया है उसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसको आप करते जाइए। यहाँ पे हमने एक छोटा सा सिंपल से एक आइडिया डेवलप किया है कि जो भी क्वेश्चंस आप करते हो उसमें से जिस जिस जगह पे दिक्कत आती है तो उसमें से हर जगह से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है। अगर मान लो आपने कोई सेशन में डाउट नहीं बताया तो मैं अपने हिसाब से डाउट बता दूंगा कि ये क्वेश्चंस है वो डाउट के ही हो सकते हैं, पता नहीं आपने कैसे कर दिए, पर ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे तो वो ऐसे ही होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अगर मुझे लगता है कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चंस का पता होना चाहिए आपको, तो एक नया लॉजिक है वो पॉपअप करता है, तो ये भी हम डिस्कस करते हैं। बट काम आप करोगे तो ही कुछ आउटपुट है वो मिलेगा, वो फैक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास वैसे टाइम थोड़ा सा कम है, बाद के क्वेश्चंस बाद में भी ले सकते हैं। 171 लेते हैं। यस, चार्ज Q, capital Q, that is at A, given in the figure, produces electric field E and the electric potential V at D. Okay, if we now put a charge -2Q and plus Q at B and C respectively, then the electric field and the potential at D will be dash. अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो कि उसका फिगर ड्रॉ करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें भी फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके लिए आप पैरेललोग्राम जो है वो यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। पैरेललोग्राम का आइडिया जो है वो आपका काफ़ी सारा काम आसान कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम एक
पैरेललोग्राम जो है वो यहाँ पे ले ले। चलो यहाँ पे आई थिंक ए पॉइंट बताया है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, और सही बनाना पड़ेगा। चलो ए बी सी डी। चलो क्लियर, यहाँ पे 120 डिग्री बन गया। चलो उसके बाद यहाँ पे उसने पूछा हुआ है कहाँ पे क्यू क्यू लगाया, बी पे, ए पे क्यू चार्ज है, बी पे -2 क्यू है, और सी पे भी क्यू है, ऐसा कुछ है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल है डी, यानी जो डी वाला पॉइंट है वहाँ पे आपको सही तरीके से कुछ पोटेंशियल एंड फील्ड फाइंड करना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि क्यू स्क्वायर बाय आर, कि के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू वन चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे ए की वजह से, बी की वजह से और सी की वजह से आपको आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया आप लगाइए कि पोटेंशियल एट डी, तो वो आप ऐसा कह सकते हैं विथ ड्यू टू ए, ड्यू टू बी एंड ड्यू टू सी, तीनों को क्या करना है, एड ऑन करना है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका पहला फॉर्मेट, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे लेना है तो क्यू और -2 क्यू क्या करेगा, तो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी ए पॉजिटिव चार्ज पे है, बी नेगेटिव चार्ज पे है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दूसरा यहाँ पे ऐसा भी लेना है, चार्ज क्यू जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एट डी, वी ओके डन। हाँ, वैसे मैंने जो यहाँ पे ए आर लिया हुआ है उसके बजाय आपको ए कहना है, ताकि यहाँ पे और यहाँ पे डिस्टेंस उसने कुछ ए दिया हुआ है। सो यू कैन सी दैट द पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे आपको एक सीधा सीधा लेना है कि 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे ये जो लगाएगा एक दूसरे के बीच में फोर्स लगाएगा, वो लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्स। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। 2 पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो डी पॉइंट पे किस किस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो यहाँ से अगर हम देखने जाए तो पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड देता है, नेगेटिव चार्ज इनवर्ड देता है, पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड देता है। ये जो एरो बने उसके हिसाब से आपको उसका आइडेंटिफाई करना है। ये लाइन, ये यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा, ये यहाँ पे टोटल 120 डिग्री बनेगा। ओके, टोटल 360 बनता होगा, ऐसा एक छोटा सा आइडिया हम यहाँ पे ले रहे हैं। पैरेललोग्राम को अगर मैं यहाँ से ऐसे बना दूँ तो ये एक ट्रायंगल नीचे का, ये एक ट्रायंगल ऊपर का, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाइए तो ये लाइन ऐसा स्ट्रेट गया, यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा, यानी ये जो एंगल बनता है, सी दिस पार्ट एज वेल एज दिस पार्ट, ताकि ये यहाँ से स्ट्रेट गया, ये यहाँ से स्ट्रेट गया, मतलब ये वाली पैरेलल लाइन, ये वाली पैरेलल लाइन समझिए, ये वाली पैरेलल लाइन, ये वाली, यानी इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री बनेगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। यानी 3 वेक्टर्स का एडिशन हो रहा है, उसमें आपको पहले 2 वेक्टर के एडिशंस लेने पड़ेंगे। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाला ए की वजह से, दूसरा वाला सी की वजह से, दोनों पे क्यू क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री बनेगा। यहाँ से आप ले सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों सेम एंगल बन रहे थे। तो उसके हिसाब से 2 रिजल्टेंट का सॉरी 2 वेक्टर का रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपके पास था r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, इसको अगर हम सेपरेटली वर्कआउट करके देखें तो सेम टू सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही आप ले लो। ओके, तो उसके हिसाब से देखो यहाँ पे सेपरेटली आपने अगर वर्कआउट करके रखा हो तो पहले वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस दूसरे वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पहले वाले का दूसरे वाले का E1 E2 दैट्स द सेम,
और cos 120 शायद आपको पता हो, नहीं पता हो तो बता दो, -1/2 होता है, ये 2 कैंसिल हो गया, एक स्क्वायर एक माइनस स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी फाइनली क्या बचा, सिर्फ ई बचा, वो ई और ये वाला ई, और ये जो नेगेटिव है वो किसकी वजह से, तो कि -2q की वजह से है, और सिर्फ ई किसकी वजह से है, तो कि कोई एक चार्ज kq/a² की वजह से है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका जो था डायरेक्शन और इसका जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिलेगा वो एक दूसरे से ऑपोजिट आएगा, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ट्वाइस चार्ज के लिए है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से है, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एक साइड ऐसा जाने वाला, तो 2e माइनस ई फाइनली आपको ई जैसा मिल सकता है। तो जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें ए, सी, बी और डी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें ए ऑप्शन में ई दिख रहा है, ताकि इस हर एक का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। तो अगर हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वर्कआउट हो जाए तो भी आपका काम आसान है। कैसे, क्योंकि देखो ए ऑप्शन है उसी में सिर्फ कैपिटल ई दिया हुआ है, बाकी बी में 0 है, सी में √2 है, डी में e/√2 है। तो इतनी कैलकुलेशन से ये इतना तो पता चल जाएगा कि इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। अब पोटेंशियल की बात करो तो व्हाट इज पोटेंशियल बेसिक फंडा, तो कि पोटेंशियल का फंडा होता है V1 + V2 + V3। ओके, सभी के पोटेंशियल को ऐड करो, जैसे सभी के पोटेंशियल को ऐड करते हैं तो kq/a और यहाँ से आता है -2 kq/a। सिंपल तरीके से जैसे सबको ऐड कर दिया वहाँ पे टोटल पोटेंशियल 0 हो गया, तो वो भी फंडा आपका यहाँ पे काम कर सकता है। और वैसे भी पहला ऑप्शन आपको बता दिया है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो पोटेंशियल है वो 0 ही होना चाहिए, तो ही आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ओके ओके, थोड़ा सा आगे टाइम चला गया है बट जस्ट टेक, अगर 1-2 क्वेश्चन हम कर सकते हैं, वैसे 1 2 3 4 क्वेश्चंस बाकी है, वी जस्ट टेक दैट। 173 179 178 उसमें से अगर कोई छोटा हो, चलो 173 ही मुझे लग रहा है, अभी एक जो फंडा समझा ना उसी से रिलेट कर रहा है, डिफरेंशिएशन लेने वाला, तो देखो वो करवा देते हैं। परफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 1,0,2। अब देखो ना तो ये सीधा सीधा अभी जो आपने फंडा समझा ना E = -dv/dr वाला, यहाँ पे सीधा पूछा हुआ है 4x², तो 4x² ऐसा यहाँ पे पूछा हुआ है, तो 4x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, 4 एज इट इज, x² का 2x यानी हो जाएगा 4 2 = 8x, x का वैल्यू दिया है 1 मीटर यानी वो हो गया 8, आगे है माइनस साइन, यानी यहाँ पे देखो 8 वाले दो ऑप्शन आइदर ए और बी, एक पॉजिटिव वाला है और एक नेगेटिव वाला है, तो -8 दैट इज योर आंसर, दैट इज द ए ऑप्शन। तो आपको शायद ये पता हो, उसको ये डाउट में नहीं हो सकता है, जिसको यही पॉइंट नहीं पता हो उसकी ये क्वेश्चन डाउट में हो सकते थे। 178 और 179 ओके, और एक है 181 ओके 181, चलो ठीक है, वो 3 क्वेश्चंस जो है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए कंसिडरेशन में ले लेता हूँ, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डाउट्स में रखेंगे, ठीक है। अभी आपके यूनिट 2 के जो डाउट्स है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 179 178 और 181 उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए ले लेता हूँ। डाउट्स एंड 14 अगस्त ओके, यहाँ पे यूनिट 1 जो था उसमें से कौन कौन से थे, 79 78 81, 79 178 181। चलो यूनिट 2 ओके 1 to 70 था,
1 to 10 के बीच में? सर 4. सॉरी 4. 4. ओके. वन टू 10 में और कोई? ओके. 10 to 20? 13. सॉरी 17. 13. 13 and 17. एक सेकेंड. हाँ 13 and 17. 13 17. ओके. 20 से लेकर 30 के बीच में? 22. 25. 28. 25. 25. 25. हाँ 25. 30 से 40? 27, 29 भी है सर. 27 29. 30. 30. 32, 33. 32. 33. 33. 31. 31. 40 से 50? 42. 40. 42. 45. 40 45. 47. 40 है किसी का? Yes, sir. ओके. हाँ चलो. उसके अलावा 49 और 50 भी है सर. 49 50 और नेक्स्ट 50 to 60. 60. 54. 54 और 60 to 70. चलो 1 to 70 में और कोई रिमेनिंग? सिद्धार्थ एंड ऋषि. ओके. इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप ग्रुप में रख लीजिएगा. ओके. डाउट्स. ओके. और ये जो भी होमवर्क है वो ठीक है. तो वो भी हम यहाँ तक रखते हैं.